पोटेशियम पंप के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस रह जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर सोडियम पोटेशियम पंप के फंक्शंस को देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये किसी भी सेल के वॉल्यूम को, किसी भी सेल की शेप को, किसी भी सेल की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है और उसको रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे करता है देखना इधर। मान लो ये हमारा कोई सेल है, तो ये सेल की मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई हुई है रेड रंग से, तो इसको डार्क कर लेते हैं और अब आपको अलग नजर आ रही होगी, मैंने ब्लू कलर से डिनोट कर दी है। तो ये है हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही लिपिड बाइलेयर। तो होता क्या है, आखिर किस तरीके से ये सोडियम पोटेशियम पंप सेल के वॉल्यूम को, सेल की शेप को और सेल की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है, वो आपको इससे समझने आएगा। तो मान लो ये कोई सेल है और ये उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो सेल का अंदर वाला पार्ट होता है, जहां भर भर के साइटोसोल मिलेगा। वहीं अगर दूसरी साइड देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड होगी, यानी आउटसाइड वाला पोर्शन होगा। तो यहां पर सेल जो है उसका वॉल्यूम कैसे ये सोडियम पोटेशियम पंप रेगुलेट करता है, आपको ये जानने को मिलेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये किसी एनिमल के सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कोई एनिमल का सेल है, और इस एनिमल के सेल के अंदर आपको पता ही होगा कि मैक्रोमोलेक्यूल्स एंटर करते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है। जैसे ग्लूकोज की ज़रूरत होती है सेल को, अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है, तो ये होते हैं हमारे मैक्रोमोलेक्यूल्स। और जब ये मैक्रोमोलेक्यूल्स, मान लो ग्लूकोज ही किसी एनिमल सेल के अंदर एंटर करता है, तो उसके साथ हमारे अपोजिट चार्ज्ड आयंस भी एंटर करते हैं। यानी मैक्रोमोलेक्यूल्स के साथ छोटे छोटे और कई सारे मॉलिक्यूल्स भी एंटर होते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चार्ज्ड आयंस होते हैं, और वो चार्ज्ड आयंस जिनका चार्ज इन मैक्रोमोलेक्यूल्स के अपोजिट होता है, यानी एंटागोनिस्ट चार्ज कंटेन करते हैं, उल्टा विपरीत। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जैसे ही ग्लूकोज इस सेल के अंदर एंटर करेगा, तो ग्लूकोज के साथ साथ बहुत सारे चार्ज्ड आयंस भी इस सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर की कंपैरिजन में अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि ग्लूकोज जब एंटर करेगा इस एनिमल सेल के अंदर, तो बहुत सारे अपोजिट चार्ज वाले आयंस भी इस सेल के अंदर एंटर करेंगे। तो होगा क्या कि बाहर की कंपैरिजन में अंदर ज्यादा चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से जो अंदर है सेल के, यानी सेल के अंदर एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसको हाइपरटोनिक कंडीशन बोलते हैं। और आप लोगों को एक बात पता होगी कि जहां पर भी हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का पानी एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर सेल के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगर सेल के बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी सेल के अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण
अगर बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है तो पानी जब सेल से बाहर निकलता जाएगा कंटिन्यूसली तो सेल एक टाइम के बाद सिकुड़ जाएगा। तो हो गई ना, अच्छे खासे सेल की शेप चेंज हो गई। तो वैसे ही यहां पर भी देखने को मिलता है कि जब चार्ज्ड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है तो अंदर सेल के हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है और बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन। और जहां पर भी हाइपरटोनिक कंडीशन होती है उधर साइड की तरफ पानी भागना शुरू कर देता है। तो होगा क्या, क्योंकि कंडीशन हाइपरटोनिक सेल के अंदर है तो ज्यादा से ज्यादा पानी सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सेल है उसका ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा। और अगर यही कोई विपरीत कंडीशन होती जिसके कारण सेल के बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती तो उस केस में सारा का सारा पानी सेल के बाहर जाना स्टार्ट हो जाता और अल्टीमेटली जो सेल होता वो हमारा श्रिंक हो जाता। तो आपको जो मैं पॉइंट समझा रही थी वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी यहां पर कि अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करेगा, क्योंकि हम तो सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ रहे हैं ना कि सोडियम पोटेशियम पंप के फंक्शंस क्या हैं। तो ये तो बात हो गई नॉर्मली भैया कि कोई एनिमल सेल है, जब ग्लूकोज उसके अंदर एंटर करता है तो चार्ज आयंस भी एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर वैसी ही सिचुएशन चलती चली जाती है तो अंदर चार्ज आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और अगर चार्ज आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगी तो अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी एज कंपेयर टू बाहर हाइपोटोनिक रहेगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा पानी सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेल का ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, और सोडियम पोटेशियम पंप इस सेल की ऑस्मोटिक लाइसिस को होने से रोक लेते हैं। कैसे? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए होंगे और ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, ये जो चार्ज आयंस इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या अमाइनो एसिड के मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ इस सेल के अंदर एंटर हुए हैं, उन मॉलिक्यूल्स को, उन चार्ज आयंस को बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। और तो होगा क्या कि चार्ज आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो रही थी, लेकिन जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप इस एनिमल सेल के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा तो ये चार्ज आयंस को बाहर फेंकना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारे चार्ज आयंस हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बाहर और अंदर रेगुलेट होती रहेगी, बैलेंस में रहेगी, और इसकी वजह से जो सेल की शेप है वो भी मेंटेन होके रहेगी। तो आई समझ में? तो इसी वजह से ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है ये सेल के वॉल्यूम को, उसकी शेप को और ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये तो हो गया पहला फंक्शन कि सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया कि उस एनिमल सेल के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप भी लगे हुए थे, उन्होंने जो ज्यादा चार्ज आयन सेल के अंदर एंटर हो गए थे ग्लूकोज के साथ, उनको बाहर ला करके फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो चार्ज आयंस थे उनकी कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर बैलेंस हो गई। तो अब ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होगा, तो बचा लिया ना सोडियम पोटेशियम पंप ने। तो अगर दूसरे फंक्शन को देखने की कोशिश करें तो ये जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है
ये रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करके रखने का काम करता है। और रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, याद आ रहा है? मान लो ये हमारा सेल है और इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये सोडियम पोटेशियम पंप भाई साहब लगे हुए हैं। तो अब एक बेसिक सी चीज तो समझने में आ ही गई होगी कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है। पहले पंपिंग साइकिल के अंदर ये 3 सोडियम को बाहर फेंक करके आता है और दूसरे पंपिंग साइकिल के अंदर 3 पोटेशियम आयंस को अंदर छोड़ करके जाता है। तो अब आप ये देखने की कोशिश करो कि 3 आयंस बाहर जा रहे हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है और उसके बदले में सिर्फ 2 आयंस अंदर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा? ऑब्वियसली बाहर ज्यादा रहेगा, क्योंकि बाहर 3 पॉजिटिव लोग जा रहे हैं और अंदर उसके बदले में सिर्फ 2 पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर होगा एज कंपेयर टू अंदर। तो यहां पर जो ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है ये उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चार्ज को नहीं, उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है कि बाहर की कंपैरिजन में अंदर कम पॉजिटिव चार्ज है। तो जो ऐसी सिचुएशन होती है इस केस में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलराइज्ड कहलाती है। और मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड करने का काम यानी पोलराइजेशन को मेम्ब्रेन के रेगुलेट करने का काम यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम पोटेशियम पंप का एक काम ये भी है कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करता है और मेम्ब्रेन के पोलराइजेशन को भी रेगुलेट करता है। समझे? अगला एक नोट करके पॉइंट मैंने नीचे लिखा हुआ है और वो क्या है वो देखो कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये सोडियम पोटेशियम पंप उस केस में भी काम करता है जिस केस में अगर कोई पैथोजन होस्ट के किसी सेल के अंदर घुस जाता है। और किस तरीके से काम करता है देखना, जब कोई पैथोजन होस्ट के किसी सेल के अंदर एंटर होता है तो उसके एंटर होने के बाद ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। लिख लेना, इसको मिट गया है थोड़ा सा। एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी सेल की और उसके ऊपर ये हमारे सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए हैं, ठीक है। अब होगा क्या क्या होगा मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, मुझसे ही पूछो। तो होगा क्या, आगे की कहानी सुनो कि मान लो ये हमारा कोई सेल है, एनिमल का सेल है, होस्ट का सेल है और कोई पैथोजन इस सेल के अंदर घुस गया है। जैसे ही कोई पैथोजन इस सेल के अंदर घुसेगा तो इस सेल की जो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी है वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी पैथोजन घुसा नहीं कि सोडियम पोटेशियम पंप हाइपर एक्टिवेटेड हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये सोडियम पोटेशियम पंप जब हाइपर एक्टिवेटेड हो जाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयंस को बाहर फेंकना शुरू कर देगा और जब ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयंस बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगे तो बाहर ज़्यादा चार्ज आयंस जमा हो जाएंगे।
यानी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा हो जाएगी सेल के एज कंपेयर टू अंदर। तो इसका मतलब है आयंस बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू इस सेल के। तो अभी मैंने बताया था कि जहां पर चार्ज आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है वहां एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक। और सेल के अंदर एक दूसरी कंडीशन क्रिएट हो जाती है हाइपोटोनिक। अब क्या होगा कि जिधर हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है पानी उधर साइड भागना स्टार्ट कर देता है। तो क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन सेल के बाहर क्रिएट हुई है तो ज्यादा से ज्यादा पानी इस सेल से निकल करके बाहर जाना स्टार्ट कर देगा और अल्टीमेटली ये जो सेल है ये सूखना स्टार्ट कर देगा, यानी पिचकना स्टार्ट कर देगा, इसका श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि जो ज्यादा से ज्यादा आयंस हैं वो सेल से बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम पंप हाइपर एक्टिवेटेड हो चुका है। और अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो बाहर इस सेल के एक हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस सेल से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है, यानी इसका श्रिंकेज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सोडियम पोटेशियम पंप का चौथा पांचवा फंक्शन। अभी एक और बचता है, उसके बारे में हालांकि हम लोग कल भी डिस्कस कर चुके थे कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो इनडायरेक्टली दूसरे एक्टिव ट्रांसपोर्टर यानी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर जैसे SGLT की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है। कैसे डिस्कस किए थे, बट स्टिल क्योंकि फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो वी शुड डिस्कस इट वन मोर टाइम, राइट। देखना इधर क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जैसे SGLT एग्जाम्पल ले लो, और SGLT हम जब टाइप्स ऑफ एक्टिव मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे वहां हम लोगों ने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स डिस्कस किए थे। तो वहां इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो SGLT होता है इसका मतलब होता है सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, यानी कि यहां पर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है SGLT, ये ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन सोडियम के आयंस पर डिपेंडेंट होता है। और किस तरीके से डिपेंडेंट होता है इसके लिए एक डायग्राम समझना होगा। और इस SGLT की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम पंप इनडायरेक्टली काम करता है। और वो कैसे काम करता है वो इधर देखो कि मान लो ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है इंटेस्टाइन की, तो ये हमने अगल बगल की दो सेल्स और बना ली हैं टाइट जंक्शंस को समझने के लिए। तो ये क्या है, ये इंटेस्टाइन की एक इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है यानी IEC है। और इस IEC के एक साइड में ल्यूमन होता है और उस ल्यूमन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ये तो पता ही है। तो यहां पर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं।
और हमको ये बात भी पता है कि ये जो ल्यूमन है, इस ल्यूमन के अंदर जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट के अंदर सोडियम आयन होते हैं और क्लोराइड आयंस होते हैं। तो इस ल्यूमन के अंदर जो सॉल्ट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ल्यूमन के अंदर जो चार्ज आयन है यानी सोडियम आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर से ज़्यादा है। तो अब होगा क्या कि जिधर ल्यूमन वाली साइड होती है उधर इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम एपिकल मेम्ब्रेन नाम देते हैं। और जिधर बेसल लमाइना होता है यानी दूसरी साइड में ल्यूमन के जो पोर्शन होता है उसको बेसल लमाइना बोलते हैं। और ये जो बेसल लमाइना होता है उस साइड में जो इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की मेम्ब्रेन होगी, इसको हम लोग नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट या बेसोलेटरल, एग्जैक्टली बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा? और यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप इस SGLT की एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट कर रहा है वो भी देखते जाओ। तो होता क्या है कि इस एपिकल मेम्ब्रेन पर इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल की SGLT लगा हुआ होता है। तो ये SGLT काम क्या करता है? सोडियम आयंस को अंदर लेकर के आएगा। और क्योंकि हमको पता है कि सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमन के अंदर ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है सोडियम आयन का वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, तो इस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाले मूवमेंट से सोडियम आयन के जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है इस SGLT के द्वारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर कराने के लिए। यानी कि एक पॉइंट हम मिस कर दिए, और वो पॉइंट क्या है कि इस ल्यूमन के अंदर सोडियम आयन यानी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है इस ल्यूमन के अंदर एज कंपेयर टू इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर से। तो ये जो SGLT है ये सोडियम आयन के द्वारा जो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मूवमेंट से एनर्जी जनरेट हुई उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लाने के लिए। तो ये हैं हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, और यहाँ पर ऑलरेडी ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो ये SGLT ने क्या किया? सोडियम को भी अंदर भर दिया और ग्लूकोज को भी अंदर भर दिया। अब जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर आ गए हैं, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ होता है ग्लूकोज के लिए, जिसका नाम है GLUT2। और ये जो GLUT2 है इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर से ब्लड पोर्टल सिस्टम में एंटर कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक नहीं दिखाई दिया कि सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ है, सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम कर रहा है। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो सोडियम आयंस इस ग्लूकोज के साथ अंदर आ रहे हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इस IEC के अंदर ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस ज़्यादा सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को भी कम करना पड़ेगा। तो ये काम करने का काम करता है हमारा बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ होता है,
और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये एक बार में सोडियम आयन के 3 आयन को अंदर लेकर के जाता है, यानी बाहर छोड़ करके आता है बेसल लमाइना के अंदर, और यहां से ले जाता है 2 पोटेशियम के आयंस को इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर। तो मैं बार बार बता चुकी हूं कि ज्यादा आयंस किस साइड में होंगे, ऑब्वियसली बाहर साइड में ज्यादा आयंस को ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप छोड़ करके आता है, क्योंकि बाहर 3 मॉलिक्यूल जाते हैं और अंदर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल आते हैं उसके बदले में। तो अंदर ज्यादा जो आयंस इकट्ठा हो रहे थे वो इस तरीके से बेसल लमाइना के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और बेसल लमाइना के अंदर भी ये ज्यादा देर तक नहीं रहते। इनका क्या होता है, ये जो हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं इनके बीच में टाइट जंक्शंस लगे हुए होते हैं, और ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं इनकी परमिएबिलिटी होती है इन सोडियम आयंस के लिए या आयंस के लिए। तो बेसल लमाइना के अंदर जो आयंस इकट्ठा हो जाते हैं वो आसानी से इन टाइट जंक्शंस से होते हुए क्रॉस हो जाते हैं और अपनी दूसरी साइड में पहुंच जाते हैं जहां उनकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, यानी ल्यूमन वाली साइड। तो यहां पर आपको एक चीज और समझनी है कि ये जो हमारे आयंस का मूवमेंट होता है सिर्फ यही पैरासेल्युलर होता है। हमारा जो ग्लूकोज है वो पैरासेल्युलर मतलब इन टाइट जंक्शन से होकर के मूव करके नहीं आ सकता। ग्लूकोज को इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर से ही होकर के आना पड़ेगा। इसीलिए जो ग्लूकोज होगा उसका मूवमेंट हमारा ट्रांससेल्युलर होता है। अगर वहीं पर हम लोग चार्ज्ड आयंस की बात करते हैं तो उनका मूवमेंट पैरासेल्युलर होता है, जो कि टाइट जंक्शन से हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।